हेलो ऑल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस आप लोगों के लिए यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस के एनालिसिस लेके आया है और मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है इन दिस प्रतिबद्ध सीरीज। तो जो जैसे कि आपको पता है कि प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर हम लोग पर्टिकुलरली यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज और ऑल्सो द सब्जेक्ट वाइज। तो जब मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ज्योग्राफी में आज ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 4 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और साथ में प्रॉपर जो मॉडल आंसर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट होने चाहिए वो सब उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ते हैं वो उन वीडियोस को देख के अपने मेंस के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अपने कंटेंट के अंदर, अपने मॉडल आंसर्स के अंदर। तो आओ क्विकली टाइम वेस्ट किए हुए बिना आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट 3, जिसके अंदर की हम 2 क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंटली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो बेसिकली हम इस पर्टिकुलर जो सेशन है हमारा, इसके अंदर हम इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को हम कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां से जो हमारा क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो पर्टिकुलरली रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइनिंग ब्लू रेवोल्यूशन। तो यहां पे कीवर्ड का ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो बेसिकली जो यहां पे कीवर्ड रहेगा पहला है ब्लू रेवोल्यूशन। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली यहां पे क्या बताना है, हमने प्रॉब्लम्स को बताना है और स्ट्रेटेजीज को बताना है फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यहां पे 2 कीवर्ड्स और प्रॉब्लम्स प्लस स्ट्रेटेजीज, क्या वो समस्याएं हैं पिसिकल्चर की और उसके साथ साथ क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी इस चीज के लिए ताकि पिसिकल्चर का डेवलपमेंट हो सके इंडिया में। तो इन सब चीजों को हमने यहाँ पे कवर करेंगे और ये यहाँ पे ये 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, प्रॉब्लम, स्ट्रेटेजीज और उसके साथ साथ ब्लू रेवोल्यूशन। इसके अलावा जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड दैट इज द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस बताना है हमें। साइमल्टेनियसली वो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, तो कौन कौन से कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई करने हमने वो, और उसके साथ साथ एक्सप्लेन करना है उनकी क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, उन सब चीजों को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि हम आप डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ चलते हैं सबसे पहले ब्लू रेवोल्यूशन की तरफ। जैसे कि वर्ड है ब्लू रेवोल्यूशन, तो सीधी सीधा मतलब है, ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब है इट इज एसोसिएटेड विद एक्वाकल्चर एंड द फिशरीज सेक्टर। तो बेसिकली यहां पे एक्वाकल्चर और फिशरीज सेक्टर का मतलब मत्स्य पालन को हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्रो करना है। तो बेसिकली ब्लू रेवोल्यूशन इसी चीज के साथ एसोसिएटेड है। तो आप देखते हैं द ब्लू रेवोल्यूशन रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एक्वाकल्चर एंड द फिशरीज सेक्टर। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी है किसकी, एक्वाकल्चर और फिशरीज सेक्टर की, जिसका की मेन फोकस रहेगा इंक्रीज करना फिश प्रोडक्शन को और साइमल्टेनियसली इंप्रूव करना है एक्वेटिक रिसोर्सेज की मैनेजमेंट को। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन। तो अगेन यहां पे कीवर्ड दैट इज द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर एंड फिशरीज सेक्टर। साइमल्टेनियसली इसका क्या मकसद है, ताकि इसका मेन मकसद ये है कि फिश की जो डेवलपमेंट है मतलब वो क्या हो, इंक्रीज हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा फिशेस का डेवलपमेंट हो और साइमल्टेनियसली जो भी एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली मैनेजमेंट हो। द ब्लू रेवोल्यूशन एम्स टू बूस्ट फिश फार्मिंग, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर, और साइमल्टेनियसली एनहांस क्या करेगा ये फिशिंग प्रैक्टिसेस को एंड इंप्रूव द सस्टेनेबिलिटी एंड द मैनेजमेंट ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये फिशेस की इमेजेस हैं, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलरली ब्लू रेवोल्यूशन है, क्या चीज है, कैसे हमने इसको एक्सप्लेन करना है वो आपको यहां पे बताया गया है। अब इसके बाद है जैसे कि अगला कीवर्ड था मेन कि प्रॉब्लम्स क्या है पिसिकल्चर की यहां पे इंडिया के अंदर। तो सबसे पहला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज। तो जब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन की पर्टिकुलरली यहां बात करते हैं तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, ओवर फिशिंग एंड अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ द एक्वेटिक स्पीसीज। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, हद से ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं
और हम सस्टेनेबल तरीके से यहां पे पर्टिकुलरली फिशेस के जो एक्सट्रैक्शन है या जो भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं उसको हम अनसस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली फिशरीज सेक्टर का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको यहां पे फिशेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमें कमी देखने को मिल रही है। तो दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट एसोसिएटेड विद द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज, overfishing and the unsustainable extraction of aquatic species have led to the depletion of the natural fish stocks in many parts of the country. तो this is all about this point number 1. इसके अलावा अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो यहां पे आपको इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे आप देखते हैं फिशेस को स्टोर करने के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स पड़ते हैं, काफी बड़े कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहां पे स्पेशली इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर हमें इस तरह का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिस वजह से अगेन फिशरीज सेक्टर के अंदर हमें डिप्लीशन ही देखने को मिलता है, या फिर एक ये वन ऑफ द मेन बिगेस्ट कॉजेज है कि जहां पे आप देखेंगे कि जो फिशरीज सेक्टर में काफी बड़ा ड्रास्टिक इस चीज का इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इनसफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज लाइक lack of efficient transportation system, poor post harvest management makes it difficult to fish farmers to sustain the quality of fish products. तो बेसिकली सबसे बड़ी एक चीज याद रखना आप लोगों ने कि जैसे हम कोई भी फिश फार्मर है उसने फिशिंग की, उसके बाद वो आगे जब सेल आउट करता है या फिर कोई भी शॉपकीपर है जो फिश को बेच रहा है, तो बेसिकली जितनी पुरानी फिश होती जाती है तो उस वजह से उसकी क्वालिटी उतनी ही डिग्रेड होती जाती है। तो बेसिकली फ्रेश फिश को एक्सट्रैक्ट करके उसको टाइमली मार्केट तक उसकी फ्रेशनेस इंटैक्ट रहे, मतलब उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो बेसिकली यहाँ पे इस लेवल के पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिस वजह से वो क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाते, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती हैं। इसके वन ऑफ द मेजर रीजंस बनते हैं, जो समस्याएं बनती हैं पिसीकल्चर की। इसके बाद बात करते हैं हम वाटर पॉल्यूशन की। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो भी इंडस्ट्रीज या फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ है जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, वो सब सारे मैक्सिमम वाटर बॉडीज के अंदर ही जाते हैं, रिवर्स के अंदर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ही वो आगे सीज में पहुंचते हैं या फिर रिवर्स में पहुंचते हैं, तो उस वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं हार्म होता हुआ देखने को मिलता है, जिस वजह से ये भी एक मेजर कारण बनता है पिसीकल्चर की डिक्लाइन का, या फिर एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है जिसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पिसीकल्चर के अंदर। तो इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड अनट्रीटेड सीवेज led to the contamination of the water bodies used for fish farming. तो बेसिकली फिश फार्मिंग के लिए जो वाटर यूज हो रहा है उसका कहीं ना कहीं इन सब चीजों से कंटेमिनेशन होता है। तो इसके बाद अगला पॉइंट है इनएडिक्वेट नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ये बेसिकली वन ऑफ द कॉमन समस्या है, चाहे हम फार्मिंग सेक्टर की बात करें या फिर फिश फार्मिंग के अंदर भी अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हमें प्रॉपरली हमारे किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारा जो किसान है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी जो बेसिक, जो आप ये बोल लो कि जो उसकी नॉलेज है उसके अंदर कमी है कि हमें फार्मिंग कैसे करनी है। अगर मैं फिशरी सेक्टर की स्पेशली यहाँ बात करूं तो यहाँ पे उसकी जो नॉलेज के अंदर या फिर उसकी ट्रेनिंग के अंदर जो कमी मिलती है वो कहीं ना कहीं एक कारण बनती है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पिसीकल्चर। Many fish farmers lack access to modern aquaculture practices and technologies. Traditional methods dominate, often leading to low productivity. और traditional method से कहीं ना कहीं आपको low productivity ही देखने को मिलती है। उसके बाद करते हैं हम बात insufficient availability of quality fish seed। ये भी एक सबसे बड़ी चीज है कि inavailability of the quality fish seeds की अगर मैं बात करूं तो basically there is lack of quality of fish seed fingerlings for stocking ponds and tanks which affects the production capacity of pisciculture operations। आप देखते भी होंगे कि समटाइम्स गवर्नमेंट जो है, जो भी फिश फार्मर्स है उनको एक आपको सीड्स देती है, प्रोवाइड करती है, ताकि जो है हम फिश को क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे जो इनएडिक्वेट क्वालिटी या फिर आप बोल सकते हो कि लो क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो भी एक सबसे बड़ा कारण बनते हैं किस चीज का, पिसीकल्चर की प्रॉब्लम का। क्योंकि अगर सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आगे फिश की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, और हो सकता है कि उस लेवल पे वो प्रोडक्टिविटी भी ना हो पाए जिस लेवल पे हमने, मास लेवल पे हमने सीड को डाला था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेन कारण बनता है इस पिसीकल्चर की प्रॉब्लम का। इसके बाद है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर बात करें तो बिल्कुल कॉमन है कि क्लाइमेट चेंज और जो रिसेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं फिशरी सेक्टर में, या फिर मैं बोलूं कि जो
एक्वेटिक इकोसिस्टम है उस पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल ही रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं अगेन फिश की क्या होगी, क्वालिटी डिग्रेड होगी या फिर कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा फिश इकोसिस्टम पे, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे, जो कि एक मेजर कारण है इस पिसिकल्चर की प्रॉब्लम का। क्लाइमेट चेंज, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, चेंजिंग वाटर कंडीशंस कैन नेगेटिवली अफेक्ट द हेल्थ एंड द ग्रोथ ऑफ द फिश। और वैसे भी आप लोगों को जो ओशनोग्राफी में जो हमने कवर किया था कि जहां पे भी वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, व्हेनेवर देयर इज द मिक्सिंग ऑफ द वार्म एंड द कोल्ड करंट, फिशिंग बैंक्स, बहुत अच्छे फिशिंग बैंक्स बनते हैं। तो आप देखो कि जैसे क्लाइमेट चेंज होगा तो उसका कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट पड़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर फ्लक्चुएशन या डेंसिटी, वाटर डेंसिटी में वेरिएशन आएगा या सैलिनिटी में वेरिएशन आएगा, तो उसको कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इंपैक्ट ये जो फिशिंग इंडस्ट्री है या फिशिंग बैंक है कहीं ना कहीं हमें वहां पे भी देखने को मिलेगा। और खास करके इंडिया के अंदर ऑब्वियस ही बात है, जब ग्लोबल लेवल पे चीजें हो रही है तो इंडिया के अंदर भी इसका इंपैक्ट हमें देखने को ही मिलेगा। तो अगेन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस प्रॉब्लम्स इन पिसिकल्चर डेवलपमेंट। इसके बाद है लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस। अब जैसे हमने बात की कि हमारा जो किसान है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं, उतना टेक ओरिएंटेड नहीं है। इसके अलावा ऑब्वियस ही बात आप देखते भी हैं कि इन जहां पे भी हमारे किसान के साथ साथ जब भी कोई बैंक में जाता है किसान तो उसको इजीली लोन नहीं मिलता है, क्योंकि उसको पहली बात तो उतनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में उलझा रहता है, तो साइमल्टेनियसली उसके पास बहुत लिमिटेड एक्सेस है। और कहीं ना कहीं बैंक्स भी की भी एक क्रेडिबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि वो कहीं ना कहीं लोन देने से भी इसलिए भी हिचकिचाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बैंक का पैसा मर जाए, तो इसलिए। और साइमल्टेनियसली दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि बहुत कम किसान ऐसे होंगे जो कि पूरी तरह से खास करके इस लोन वाली फैसिलिटी से अवेयर होंगे, अदरवाइज बीच में कोई मिडलमैन या आड़ती ही है जो कि इनके लिए फंडिंग या फिर सोर्स का एक मेन साधन है। तो मैक्सिमम सबसे बड़ी समस्या कि लिमिटेड एक्सेस है फाइनेंस के लिए। स्मॉल स्केल फिश फार्मर्स ऑफर स्ट्रगल टू एक्सेस क्रेडिट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर फार्म्स। तो छोटे जो लेवल पे जो भी किसान है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं फॉर द क्रेडिट, और साइमल्टेनियसली जो भी उन्होंने अपने फार्म्स के लिए जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो उनको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है। उसके बाद लैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट। बेशक इंडियन गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसीज और डेवलप की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है या इस तरह की और डिफरेंट स्कीम्स फिशरीज सेक्टर के अंदर आई, बट बेसिकली क्या है कि वो ग्राउंड रूट्स तक नहीं पहुंच पाई, जो कि बेसिकली इनकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर कमी हमें देखने को मिली, जिस वजह से ये भी एक मेजर कारण बना पिसिकल्चर के डिक्लाइन का, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वन ऑफ द कारण है कि ये प्रॉब्लम पिसिकल्चर के अंदर हमें देखने को मिलती है। ऑल्दो Indian government has introduced various schemes for the development of pisciculture, implementation at grassroots level is often weak and there is a lack of effective regulation. तो basically ये lack of policy support, तो this is all about the problems regarding the pisciculture। तो ये सब समस्याएं हैं जो कि pisciculture के साथ देखी जाती हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए pisciculture के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। तो सबसे पहली समस्या दैट इज इंप्रूविंग एक्वाकल्चर टेक्निक्स। तो सबसे पहली बात तो कि हमें अपनी टेक्निक्स या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर हमें इंक्रीमेंट लाना है, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज है एनकरेजिंग द एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। तो न्यू ट्रेंड में जो भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको अडॉप्ट करो। साइमल्टेनियसली सच एज पॉलीकल्चर ग्रोइंग मल्टीपल स्पीशीज ऑफ फिश टुगेदर। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप की फिश आपने डेवलप करनी है अपने फार्म में। आप एक पॉन्ड, आप मल्टीपल पॉन्ड्स बनाइए, ठीक है, काफी बड़ा पॉन्ड है, उसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस कर दीजिए ताकि वहां पे आप मल्टीपल स्पीशीज की फिश को ग्रो कर सके, ताकि जिस वजह से आपको आपके पास एक डाइवर्स ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आप डिफरेंट टाइप की स्पीशीज को आगे आप डेवलप कर सकें। उसके साथ रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बेसिकली क्या होता है कि एक इंडोर फार्म होगा आपका, तो वहां पे सेम सिमिलर कंडीशंस डेवलप की जाएंगी और फिश को वहां पे सीड्स को डाल दिया जाएगा, फिश ग्रो करेंगी, और जो पानी है उसको रिसर्कुलेट कर दिया जाएगा। उसको बेसिकली क्या होता है कि फिश नीड फ्रेश वाटर, कुछ ऐसे फ्रेश वाटर के फिशेस होते हैं जहां पे आपको पानी को रिसर्कुलेट करना है, तो बेसिकली चेंज करना पड़ता है हमें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि वही पानी है तो उसी पानी को हम क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे और दोबारा से उसी रिसाइकल्ड वाटर को इन पर्टिकुलर टैंक के अंदर या फिर जो भी वहां पे इंडोर में जो भी काफी बड़ा पॉन्ड होगा वहां पे हम रिसर्कुलेट कर देंगे। तो बेसिकली यही है रिसर्कुलेट एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसकी वजह से
पानी क्या हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा और उसको रिसर्कुलेट भी कर देंगे। तो ये मॉडर्न टेक्निक है, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग है कि फिश फार्मिंग के साथ साथ और फिश से रिलेटेड ही जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या फिर डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको हमने अडॉप्ट करना है, दैट कंबाइन फिश फार्मिंग विद द एग्रीकल्चर। तो बेसिकली डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के मतलब बेसिकली क्या है कि आपने एग्रीकल्चर के साथ साथ आपने फिश को इंटीग्रेट कर दिया, मतलब फिशिकल्चर प्लस एग्रीकल्चर टाइप की आपने एक्टिविटीज को कंबाइन कर दिया, जो कि बेसिकली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का पार्ट बन जाएगी। तो बेसिकली ये है इंप्रूविंग एक्वाकल्चर टेक्निक्स के अंदर। इसके बाद है प्रमोटिंग सस्टेनेबल फिशरीज का मैनेजमेंट करना है, जिसके अंदर आप सस्टेनेबल इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेशन और सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है, लिमिटिंग द यूज ऑफ हार्मफुल फिशिंग मेथड्स जैसे कि ट्रोलिंग है, या फिर प्रमोटिंग कंजर्वेशन इनिशिएटिव सच एज फिश सेंचुरीज एंड फिशरी मैनेजमेंट एरियाज। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हार्मफुल टेक्निक्स हैं जिसके तहत हम फिशेस को कैप्चर करते हैं, ठीक है, तो वो सब प्रैक्टिसेस को हमने अडॉप्ट नहीं करना है और फिश सेंचुरीज का कॉन्सेप्ट को हमने इंट्रोड्यूस करना है और प्रॉपरली फिशरी मैनेजमेंट एरियाज को डेवलप करना है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जिसमें के अंदर हमें अच्छे लेवल के कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स होनी चाहिए फिशेस के लिए, इंश्योरिंग दैट फिश कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट एफिशिएंटली विदाउट लूजिंग इट्स क्वालिटी। बिकॉज सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि फिश पकड़ना बहुत इजी है, बट उसको मार्केट तक पहुंचाना, वो भी इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। क्यों? क्योंकि फिश की क्वालिटी डिग्रेड होती है जैसे ही फिश पानी से बाहर आती है। तो बेसिकली सबसे बड़ी समस्या कि उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अच्छी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, अच्छे रेफ्रिजरेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ताकि फिश की क्वालिटी क्या रहे, इंटैक्ट रहे, उसमें कम से कम चेंज आए। उसके बाद है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रमोटिंग प्रैक्टिसेस टू मैनेज वाटर क्वालिटी इन एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसमें कि इंक्लूडिंग है रेगुलर मॉनिटरिंग, पानी के अंदर पानी की जो लेवल फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहे, तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहे टाइम टू टाइम। द यूज ऑफ इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट्स फॉर वाटर बॉडीज के ट्रीटमेंट के लिए इको फ्रेंडली टेक्निक्स हो, ऐसा नहीं कि हम हार्मफुल केमिकल्स का यूज करें जो बाद में इंपैक्ट करें फिश की क्वालिटी को भी। तो एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इन फिश फार्म्स, और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स को भी इंट्रोड्यूस करना है फिश फार्म्स के अंदर, तो ये वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर आएगा। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो सबसे बड़ी चीज कि फार्मर को ट्रेनिंग देनी है और साइमल्टेनियसली जो भी उसके फार्म है उसके अंदर इस तरह की हम कैपेसिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ताकि वो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा फिश को ग्रो कर सके, पिसीकल्चर को प्रमोट कर सके, और सबसे बड़ी चीज कि वो जो भी उसके पास स्पेस है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन सर्विसेज टू फिश फार्मर्स ऑन मॉडर्न एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज, पॉन्ड मैनेजमेंट, फिश हेल्थ मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। ये एक इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट है, बिकॉज दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विद द इंडियन फार्मर की उसको मार्केटिंग नहीं करने आती है, दे डोंट नो द ब्रांडिंग, हाउ टू ब्रांड द प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद है इंप्रूविंग फिश सीड प्रोडक्शन में, तो बेसिकली एस्टेब्लिशिंग हैचरीज एंड इंप्रूविंग द ब्रीड ऑफ हाई क्वालिटी फिश स्पीसीज अलोंग विद इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्दी एंड डिजीज फ्री फिंगरलिंग्स फॉर फार्मर्स। तो बेसिकली जो भी हमने सीड्स देने हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो, वो बिल्कुल ही पुराने ना हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो। साइमल्टेनियसली हमने ये प्रोवाइड करना है कि फार्मर को कि वो इजीली अवेलेबल भी हो सके फार्मर के पास। तो ये सब चीजें जो है इंप्रूविंग फिश सीड प्रोडक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड क्रेडिट एक्सेस की, चाहे स्मॉल स्केल फार्मर ही क्यों ना है उसको भी इजीली लोन मिल सके, उसको इजीली फाइनेंसिंग हो सके, ताकि वो अपने फार्म को इजीली डेवलप कर सके और मॉडर्न टेक्निक्स का वो भी यूज करके फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट लोन्स, सब्सिडीज, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल फिश फार्मर्स टू हेल्प देम इन्वेस्ट इन मॉडर्न एक्वाकल्चर सिस्टम, इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉलिसी सपोर्ट एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आई कोई भी रिगार्डिंग, जैसे कि इस टाइम पे चल रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, या फिर और भी जो इससे पहले फिशरी सेक्टर के अंदर जो भी स्कीम्स है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, मतलब उनका जो गवर्नेंस है वो बहुत अच्छा हो, जिसको कि हम गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में बोल सकें, ताकि वो बिल्कुल लो से लो इनकम फार्मर भी है या जो सबसे गरीब तबका भी है इस फार्मिंग के फिश फार्मिंग के अंदर, उस तक वो स्कीम पहुंच सके और वो उसका बेनिफिट उठा सके और
पिसिकल्चर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके। तो स्ट्रेंथनिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर फिश फार्मिंग, एस्टैब्लिश क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को एस्टैब्लिश करना, रेगुलेट सस्टेनेबल फिश प्रैक्टिसेस। तो इस तरह की जो भी सस्टेनेबल फिश प्रैक्टिसेस है उसके लिए भी प्रॉपर रेगुलेशन होने चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप इनकॉर्पोरेट करेंगे स्ट्रेटेजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया की। इसके बाद है अगला प्रमोशन ऑफ फिश न्यूट्रिशन एंड फीड मैनेजमेंट, promoting the use of scientifically formulated fish feeds and improving the efficiency of feed management to ensure optimum growth and reduce environmental impact। तो बेसिकली जब भी जो फिश को हम फीड दें वो भी न्यूट्रिशियस फीड हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल रहे हैं फिशेस को, नहीं, न्यूट्रिशियस फीड हो ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन हो सके और प्रॉपरली कम से कम एनवायरमेंट को इंपैक्ट हो। तो बेसिकली हमने इस तरह से फिशरी सेक्टर का मैनेजमेंट करना है कि एनवायरमेंट पे भी इसका कम से कम इंपैक्ट पड़े और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, आप देख रहे हैं कि रिसेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली उस लेवल की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है कि ताकि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट भी मिनिमम से मिनिमम हो सके। डेवलपिंग क्लाइमेट रिसिलिएंट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होने चाहिए। सेलेक्टिंग स्पीशीज दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उस तरह की हमने स्पीशीज को ग्रो करना है कि जो कि काफी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस, मतलब काफी ज्यादा टेम्परेचर रेंज, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ बिल्कुल कोल्ड में ही हो या फिर बहुत ही गर्म में हो, इस लेवल की जो कि कोल्ड में भी सर्वाइव कर सके और खास करके वार्म वाटर के अकॉर्डिंगली भी सर्वाइव कर सके या फिर हॉट टेम्परेचर कंडीशंस में भी फिशेस सर्वाइव कर सके। तो इस तरह की जो वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज है उसको सेलेक्ट करना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके और कम से कम क्लाइमेट चेंज का उन पे इंपैक्ट देखने को मिले। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजीज फॉर द पिसिकल्चर डेवलपमेंट इंडिया। ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब 10 पॉइंट्स हैं जो कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने मेंस के अंदर और अपने मार्क्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर भी होगी होंगी। अब चलते हैं हम आगे। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरफ चलते हैं हम। तो बेसिकली सबसे पहले बात है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होते क्या हैं, जैसे क्वेश्चन में था कि सिग्निफिकेंस बतानी थी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। तो जब हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करते हैं, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो औद्योगिक गलियारा जिसको हम बोलते हैं, तो बेसिकली ये है क्या, ये बेसिकली है मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ये मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे आपको रेलवेज भी देखने को मिलती हैं, यहाँ पे आपको बहुत बड़े हाईवेज एक्सप्रेसवेज देखने को मिलते हैं, 3 लेन खास करके 4 लेन और 6 लेन 8 लेन हाईवेज देखने को मिलेंगे, ताकि क्या हो कि गुड्स या फिर बेसिकली लॉजिस्टिक्स जो है इजिली ट्रांसपोर्ट किए जा सके एक जगह से दूसरी जगह पे और इकोनॉमी को क्या किया जा सके, बूस्ट अप किया जा सके। तो बेसिकली हाईवेज एक एनर्जी लेन का भी काम करते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसपोर्टेशन जितनी फास्ट होगी इट मींस आपका इकोनॉमी भी उतनी ही फास्ट लेवल पे ग्रो करेगी। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज बेसिकली कॉरिडोर कंप्राइजिंग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दैट वुड पास थ्रू द स्टेट्स एज मेन आर्टरी। तो मतलब स्टेट से पास करने से जैसे कि एक मेन आर्टरी होती है, देखते हैं आप हमारे शरीर के अंदर मेन आर्टरी जिसमें पूरी तरह से ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो सिमिलरली जो औद्योगिक गलियारे हैं, सिमिलरली किसी भी राज्य से जब ये पास करते हैं तो जैसे कि एक मेन आर्टरी जो उससे पूरा ब्लड पास हो रहा है, तो बेसिकली ये भी मेन राज्य से होते हुए गुजरती है, राज्य के बिल्कुल मेन एरिया से होकर गुजरती हैं ताकि वहां पे मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफर इफेक्टिव इंटीग्रेशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो आपके ये औद्योगिक गलियारे होते हैं ये आपकी इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इंटीग्रेट कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। आप देखते होंगे जब भी कोई भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे 6 लेन हाईवेज आते हैं या कहीं पे भी मेट्रो का कॉन्सेप्ट आता है या फिर कोई और कहीं पे भी इंडस्ट्री लगती है, तो आप देखते हैं वो वाले रीजन जो है बहुत इजीली डेवलप करते हैं और फ्लोरिश करते हैं, वहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। तो जिस वजह से आप देखेंगे कि इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट आपको दोनों देखने को मिलता है। लोग रहेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मल्टीपल एरिया से लोग आएंगे, तो क्या होगा वहां पे एक दूसरे के साथ सोशल कोहेशन होगा, जिस वजह से आप देखेंगे कि वहां पे सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और साइमल्टेनियसली जब कोई भी उद्योग लगता है तो वहां पे आर्थिक तरक्की तो होती है क्योंकि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा,
और बाकी सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। वहां पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमी देखने को मिलते हैं। लोगों को चीप लेबर मिलेगी, इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो औद्योगिक गलियारे हैं ये ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आओ जानते हैं अब आगे कि बेसिकली क्या इनका सिग्निफिकेंस है। अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सबसे बड़ा जो इसका रोल है वो क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, ये आर्थिक तरक्की को क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय क्रिएटिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो बेसिकली जब भी इंडस्ट्री आएगी तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, उसका फिर आगे ट्रेड होगा, व्यापार होगा, ठीक है। ये सब चीजें जब होंगी तो बेसिकली इन सब चीजों से क्या होगा कि आपके पास इकोनॉमिक वेल्थ गेन होने को देखने को मिलेगी, जिस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। आप देखते हैं कहीं पे भी इंडस्ट्री आ रही तो रोड्स काफी वाइड बनती हैं, काफी पक्की रोड्स हमें देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। दिस कॉरिडोर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एक्सप्रेस हाईवेज हो गया, मॉडर्न एयरपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको पोर्ट्स का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, रेल लिंक्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सिग्निफिकेंस को बताती हैं कि क्यों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जरूरी हैं। अब देखते भी हैं भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, और अब जिस मास लेवल पे रेलवेज के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको देखने को मिल रही होगी। इस वजह से हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है और जो हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं ये उसकी रेलेवेंस को भी बढ़ा देते हैं। साइमल्टेनियसली जॉब क्रिएशंस में काफी बड़ी हेल्प देखने को मिलती है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सपोर्ट करते हैं ग्रोथ फॉर इंडस्ट्रीज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं अक्रॉस अ रेंज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज जब आएंगी, चाहे केमिकल इंडस्ट्री ले लो, चाहे आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो, एनर्जी सेक्टर ले लो, तो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपको वाइड रेंज ऑफ जॉब की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चर से लेके लॉजिस्टिक्स तक एंड अर्बन सर्विसेज तक आप सबको यहाँ पे इनकी रेलेवेंस देखने को मिल जाएगी। दैट इज द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सिग्निफिकेंस के तौर पे। इसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करते हैं। जब हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनने से क्या होगा, रोड्स अच्छी होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स भी हमारा बहुत इजीली एक जगह एक्सपोर्ट इजीली होगा और हम कहीं भी किसी भी एरिया से सामान को इजीली ला सकते हैं। चाहे पोर्ट्स तक लाएंगे, पोर्ट से आगे शिप्स के थ्रू आगे हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसके बनने से कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के अंदर भी हमें बूस्ट देखने को मिलता है। By improving connectivity to ports, creating a robust transport network, industrial corridor help industries export goods more efficiently, boosting India's export potential। तो इंडिया के एक्सपोर्ट पोटेंशियल में भी कहीं ना कहीं बूस्ट देखने को मिलता है। रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि आप देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के रीजन है, नोएडा है, गुड़गांव है, आज से पहले कुछ और थे। जैसे इंडस्ट्रीज आई यहाँ पे तो यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला। तो बेसिकली रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखते हो कि जो भी मेरठ जो RRTS है उससे कहीं ना कहीं मेरठ रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लीड टू द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट बाय फोकसिंग ऑन अंडर डेवलप्ड एरियाज, thus reducing disparity between the urban and the rural region। जो एक डिस्पैरिटी है अर्बन और रूरल रीजन के बीच, वो कहीं ना कहीं इससे हमें कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती भी देखने को मिलती है। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। विद इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी रिफॉर्म्स को देखते हुए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मेक इंडिया मोर अट्रैक्टिव फॉर द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन इन्वेस्टर्स, लीडिंग टू द सर्ज इन FDI। अब खुद सोचिए, सैमसंग जैसे प्लांट, एप्पल जैसी कंपनीज इंडिया के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पे इस लेवल के जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ का जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है वो इन कंपनीज के लिए एक काफी बड़ा एक अट्रैक्शन का सोर्स बनेगा। क्योंकि यहाँ पे इजीली चीजें मूव ऑन होंगी, कम समय में ज्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज क्या, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। तो ये सब चीजें हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद है बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी आपको बूस्ट देखने को मिलता है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, तो बेसिकली उसमें के अंदर आपको काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। इनिशिएटिव बाय फैसिलिटेटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ कंट्रीज इंडस्ट्रियल बेस। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जो मेक इन इंडिया के प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आपको बूस्ट देखने को मिलेगा, जिस वजह से
जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी, और खास करके हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो भी हमें इंक्रीमेंट उसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद है कि कहा गया था कि आइडेंटिफाई करने हमने कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, तो जिसमें कि है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चार धाम एक्सप्रेसवे एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मुंबई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कोलकाता वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं। अब चलते हैं, ये मैप है, ये मैप आपको पता होना चाहिए, आप हाथ से भी ड्रॉ करें तो वो ज्यादा बेटर है। तो बेसिकली एक जो 1 नंबर डिपेक्ट कर रहा है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, ये बेसिकली दिस इज दिल्ली मुंबई, देन अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिस इज अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, थर्ड चेन्नई बेंगलुरु, दिस इज द चेन्नई बेंगलुरु, एंड देन उसके बाद वाइजैक चेन्नई, दिस इज विशाखापट्टनम, एंड दिस इज द चेन्नई, एंड देन ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर, देन हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिस इज द 6, एंड देन हैदराबाद वरंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिस इज द 7, and then 8th Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor, this is the 8th, and then Bengaluru Mumbai Industrial Corridor, this is the 9th, this is the Bengaluru Mumbai Industrial Corridor, and the extension of CBIC to Kochi via Coimbatore। तो बेसिकली अगर मैं CBIC की बात करूं तो चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक्सटेंशन हमें 10th में देखने को मिल रहा है टिल कोची तक, और 11th है दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिस इज द दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए मैप पे, तो आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। अब चलते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। तो सबसे पहली चीज कि कनेक्टिविटी को एनहांसमेंट देखने को मिलती है, आपके हाईवेज रेलवे पोर्ट्स एयरपोर्ट्स बनेंगे, तो बेसिकली ये क्या होगा कि सीमलेस कनेक्टिविटी को ये इंक्रीज करेंगे। इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हैं भारतमाला सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट्स। उसके बाद है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ पे आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसमें कि स्मार्ट सिटीज हैं, पावर सप्लाईज, वाटर या फिर वेस्ट मैनेजमेंट और टेलीकम्युनिकेशन डिजाइन टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक जोन्स और क्लस्टर्स जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपको डेवलप होते हुए नजर आएंगे। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो कि सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, चेन्नई, ऑटोमोटिव एंड फूड प्रोसेसिंग जैसे इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड आपको क्लस्टर्स देखने को मिले। जैसे बेंगलोर को हम बोलते हैं कि आईटी हब है, ठीक है। आप साउथ में देखते हैं तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या फिर स्पेशल क्लस्टर्ड आपको देखने को मिलता है इंडस्ट्रीज का, तो ये कहीं ना कहीं इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के। इसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पे जब आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, सर्विसेज में, जिसकी वजह से वेरियस सेक्टर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी चीज दूसरी कि सस्टेनेबिलिटी, जो भी अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जैसे आपने देखा नितिन गडकरी जी ने कहा कि वो प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर बेसिकली जो पहाड़ है गार्बेज का, वहीं से उसी प्लास्टिक गार्बेज का जो पहाड़ से ही उसको क्या बोलते हैं बेसिकली गार्बेज को ला रहे हैं, उसी प्लास्टिक को यूटिलाइज कर रहे हैं हाईवेज में, ताकि हाईवेज आपके इंटैक्ट रहे, उस पर ज्यादा से पानी का प्रभाव ना पड़े। तो बेसिकली उस तरह से सस्टेनेबल आपको रोड्स देखने को मिल रही हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्लान्ड विद फोकस सस्टेनेबिलिटी इंक्लूडिंग एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंटल बैलेंस देखने को मिलता है। तो सस्टेनेबल भी है ये। फोकस ऑन जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नई इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक हब्स और सर्विसेज के बनने से। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की ऑब्वियस सी बात है बाय प्रोवाइडिंग, तो बेसिकली अगर मैं सिमिलर पॉइंट है ये, तो इसको आप कट कर देना, तो सिमिलर ही वही चीज है कि इन्वेस्टमेंट को तो ये प्रमोट कर ही रहे हैं। इसके बाद है फोकस ऑन जॉब क्रिएशन, अगेन कॉमन थिंग है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां देखने को मिलता है कि रीजनल डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलता है। बेसिकली जब डेवलपमेंट होगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, तो कहीं ना कहीं रीजनल जो इम्बैलेंसेस हैं, आप देखते हैं कि अर्बन एरियाज में आपको ज्यादा बेटर फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं, बट जैसे ही कहीं से भी कोई स्ट्रेच ऑफ हाईवे है, कोई एक्सप्रेस वे है,
वो वहां से पास करता है जिस भी एरिया से, तो उस एरिया के अंदर आपको बेसिकली ज्यादा, किसी भी रूरल एरिया से जब ये पास करता है तो वहां पे भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती है, वो लोगों को भी एक्सेस मिल जाता है कहीं ना कहीं अर्बन फैसिलिटीज का। तो बेसिकली वो जो डिस्पैरिटी है अर्बन और रूरल एरियाज की, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती हुई नजर आती है। तो बेसिकली रीजनल डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हेल्प्स इन दी रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस बाय प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन underdeveloped or backward areas leading to more equitable distribution of the resources and income। तो इससे कहीं ना कहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिलता है रिसोर्सेज का भी और इनकम के बीच भी। तो ये वो सब पॉइंट्स हैं जो कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। इन सब चीजों को आप अपने मेंस के जो भी आंसर्स हैं उनके अंदर आप इनकॉर्पोरेट कीजिए ताकि उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिले। और सबसे बड़ी चीज, ये जो मैप है पर्टिकुलरली मेक श्योर आप इस तरह के मैप्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, बिकॉज ये वही मैप्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक एज देंगे। रेस्ट ऑफ अदर्स से आपको एक एज वो यहीं पे मिलेगा जितना आप पर्टिकुलरली इस टाइप के मैप्स हैं, इस तरह के जो कॉरिडोर्स हैं, और खास करके जैसे कि आप देखते हैं कि डीडीएफसी कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं रेलवे के अंदर, ताकि आप सामान को बहुत इजीली आप ले जा सकें एक शहर से दूसरे शहर तक काफी फास्ट पेस पे। ठीक है, तो इस तरह के जो डीडीएफसी कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं, चाहे ब्रिटेन की हेल्प से बन रहा है, चाहे जापान की हेल्प से बन रहा है, या फिर और डिफरेंट कंट्रीज के हेल्प से बन रहा है, या खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही फंड कर रही है, तो वो सब चीजें भी आप इनके अंदर इनकॉर्पोरेट कीजिए ताकि आपका जो पर्टिकुलर आंसर है वो क्या बने, एक बहुत अच्छा आंसर बन जाए। तो एक बेसिकली ये सब पॉइंट्स का आपको मैंने आइडिया दे दिया कि कौन कौन से पॉइंट्स आप यहां से ऐड ऑन करेंगे अपने मेंस के आंसर के अंदर। तो आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ऑलमोस्ट 3 से जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका और ज्यादा से ज्यादा मेंस के अंदर आपकी मॉडल आंसर और बेटर बन सके और आपकी नॉलेज के अंदर इंक्रीमेंट ऐड ऑन किया जा सके। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और साइमल्टेनियसली मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके साथ ये फाइल भी बाद में शेयर कर दी जाएगी जैसे ही पूरा क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होगी। तो उसके बाद जब ये फाइल शेयर होगी तो इसके तहत आपने एक चीज और करनी है कि बेसिकली जहां पे भी आपको मैप्स इनकॉर्पोरेट देखने को मिले उनको जरूर आप अपने मॉडल आंसर के साथ स्टेपल कीजिए ताकि आपका जो भी आंसर है वो एक बहुत एनरिच्ड आंसर बन सके ज्योग्राफी के अंदर। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर भी होगी और आपकी नॉलेज के अंदर इंक्रीमेंट भी देखने को मिला होगा। तो सेशंस को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक इस तरह के क्वालिटी सेशंस और ज्यादा इफेक्टिवली आ सके। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर विद न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और आपको कहीं ना कहीं वैल्यूएबल इनसाइट भी मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच।